नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारत के औरा यूसीएवी प्रोजेक्ट पर डसॉल्ट एविएशन का इंजन लगाया जा सकता है। क्या भारतीय वायुसेना नहीं चाहती है तेजस मार्क 2 को? क्या ये प्लान ड्रॉप या फिर कैंसिल कर दिया गया है? एयर मार्शल देव ने कहा कि भारत के पास एक दिन पूरा कश्मीर होगा। चीन की पीएलए ने भारत के साथ सटी सीमा पर अपने नए प्रकार के ऑल टेरन वाहनों को किया तैनात। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि स्विफ्ट यूसीएवी का लो और हाई टैक्सी ट्रायल पूरा कर लिया गया है और स्विफ्ट यूसीएवी 4 मीटर लंबा होगा और इसका विंग स्पैन 5 मीटर का होगा। साथ ही इसका वजन 1050 किलोग्राम का होगा और इसके रिट्रैकेबल लैंडिंग गियर को कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है और कहा जा रहा है कि ये ओवरसाइज का है, जिसकी वजह से इसने अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स में एक हैवी लैंडिंग की थी। और भारत के स्विफ्ट को इस वक्त रशिया का एनपीओ सैटर्न 36 स्मॉल टर्बोफैन इंजन पावर दे रहा है, लेकिन अब इसे स्वदेशी छोटे मानिक टर्बोफैन इंजन से बदला जाएगा। हालांकि ये बात क्लियर नहीं है कि इसमें इंटरनल वेपन बे होगा या नहीं, लेकिन रेयर व्यू से अगर इसे देखा जाए तो इस बात का पता चल रहा है कि इसके डिजाइन में लो ऑब्जर्वर इंजन एग्जॉस्ट है, जो कि इंफ्रारेड रडार सिग्नेचर को कम करता है और इसी का इस्तेमाल औरा यूसीएवी प्रोजेक्ट पर किया जाएगा। और स्विफ्ट यूसीएवी का फ्लाइट ट्रायल अब जल्द ही होने वाला है और इसके बाद भारत तुरंत औरा यूसीएवी प्रोजेक्ट पर लग जाएगा, जो कि स्विफ्ट यूसीएवी से 8 गुना ज्यादा बड़ा होगा और 2024 में इसका पहला ट्रायल होगा। लेकिन जैसे कि आप सबको ये भी मालूम है कि औरा यूसीएवी में स्वदेशी ड्राई कावेरी इंजन लगाया जाएगा, जो कि 3 से 4 सालों में विकसित हो जाएगा। लेकिन अगर इस इंजन को बनने में देरी आएगी तो इसके लिए भारत के पास एक विकल्प है, वो है विदेशी इंजनों का, जिसमें अब बात सामने आ रही है कि भारत के औरा यूसीएवी के लिए फ्रांस सपोर्ट करेगा, जिसमें कि डसॉल्ट एविएशन का इंजन भारत के औरा यूसीएवी प्रोजेक्ट पर लगाया जाएगा जब तक कि भारत का ड्राई कावेरी इंजन सामने नहीं आ जाता। यानी कि भारत अपने औरा यूसीएवी प्रोजेक्ट को लेट नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों जो दो प्रोग्राम है स्विफ्ट यूसीएवी का और औरा यूसीएवी का, दोनों में स्वदेशी इंजन लगेगा। लेकिन बहरहाल अगर किसी भी तरीके की तकनीकी चुनौतियां हमारे सामने आती है, हमारे वैज्ञानिक उस पर तो काम करते रहेंगे, लेकिन जो टाइमलाइंस है उसे हमें पूरा करना होगा और तय समय पर अपने औरा यूसीएवी को भी सामने लाना होगा और इसके लिए फ्रांस तैयार है भारत के साथ सहायता करने के लिए। दोस्तों, अब खबर ये सामने आ रही है कि भारत के नए वायुसेना प्रमुख विवेकराम चौधरी तेजस मार्क 2 में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और अपना पद संभालते ही उन्होंने 114 MRFA फाइटर जेट्स की वकालत शुरू कर दी। साथ ही तेजस मार्क 1A फाइटर जेट, 12 सुखोई 30, 21 मिग 29 यूपीजी और 126 एमका को स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने तेजस मार्क 2 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 4.5 जनरेशन का तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को ड्रॉप किया जा सकता है और इसकी बजाय भारत ज्यादा से ज्यादा 5वीं पीढ़ी के AMC फाइटर जेट्स को खरीदेगा। लेकिन जो पहले के हमारे एयर चीफ मार्शल थे RKS भदौरिया जी, उन्होंने तेजस मार्क 2 की बड़ी पैरवी की थी। उन्होंने कहा था कि हम बड़ी संख्या में तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को लेंगे, लेकिन भारत में भी एक लॉबी है जो चाहती है कि इस प्रोग्राम को ड्रॉप किया जाए। और तेजस मार्क 2 को लेकर हाल ही में NSA के अजीत डोभाल जी ने जो मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि AMC और तेजस मार्क 2 की जो टाइमलाइन है उनमें काफी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और इसीलिए इसके लिए एक बार फिर से बातचीत करनी होगी। साथ ही भारत का फोकस AMC नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तेजस मार्क 2 जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, ये भारत के लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि आप केवल 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के भरोसे पूरा युद्ध नहीं जीत सकते। इसीलिए 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की आवश्यकता बेहद जरूरी है। हालांकि 4.5 जनरेशन में भारत के पास राफेल भी है, या तो ऐसा किया जा सकता है कि करीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 की रखी जा सकती हैं और उसके अलावा 114 जो फाइटर जेट्स हम खरीद रहे हैं MRFA के तहत, उसमें राफेल फाइटर जेट्स को शामिल किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन भारत में भी जो ये लॉबी काम करती है, उनके भी एक अपने विचार होते हैं और वो कहीं ना कहीं विदेशी फाइटर जेट्स को ही प्रमोट कर रहे हैं और इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में? क्या जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं वो किसी प्रेशर में आकर तेजस मार्क 2 के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ये जो भारत की डिफेंस लॉबी है वो इन विदेशी फाइटर जेट्स को खरीदने पर प्रेशर बना रही है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म सासमोस HET टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने घोषणा की है कि वे बेंगलुरु में एक डेडिकेटेड लॉन्च डिवीजन को बनाएगी, जिसके लिए वो 30 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी और इस नए मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च हब में डिफेंस सेक्टर के कस्टमाइज प्रोडक्ट सॉल्यूशन तैयार किए जाएंगे। आपको बता दें कि सासमोस को इंडियन बैटल टैंक और आर्म्ड रिकवरी व्हीकल्स को अपग्रेडेशन करने का काम दिया गया है। इसी के साथ ही उन्हें एक $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट मिला है साब ग्रुप से, जिसके तहत ट्रिपल इंटरकनेक्शन सिस्टम बनाए जाएंगे बोइंग साब के T-7A
ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए। भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारी एयर मार्शल देव ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत पीओके को भारत में शामिल कर लेगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि एक दिन पूरा कश्मीर भारत का होगा। पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल अमित देव ने कहा कि पीओके में लोगों के साथ पाकिस्तानियों के द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है एक न एक दिन पाकिस्तान का कब्जे वाला ये हिस्सा भारत में शामिल हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके लिए अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है, लेकिन पूरा कश्मीर एक है और भारत का हिस्सा है। भारतीय वायुसेना को अगर एक बार कमांड मिल जाएगी कि पीओके को लेना है तो वो मात्र 24 घंटे से कम समय में पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में विलय कर सकती है। लेकिन अभी समय नहीं आया है, इसीलिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग शुरू हो चुका है। ये सम्मेलन 3 दिनों तक ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है, जो कि 27 से 29 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें समुद्र से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों से निपटने की चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि इस साल इंडो पैसिफिक के रीजनल डायलॉग पूरी चुनौतियों के साथ सुचारू ढंग से हुए और आने वाले समय में ये हमारे लिए सकारात्मक साबित होंगे। पैसिफिक रीजन में हम भारत के जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का पहली बार आयोजन साल 2018 में किया गया था। चाइना के ग्लोबल टाइम्स के अनुसार पीएलए के शिनजियांग सैन्य कमान को नए प्रकार के ऑल टेरन वाहन दिए गए हैं। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीएलए की यूनिट्स उच्च ऊंचाई वाले बर्फीले सीमा क्षेत्र में स्थित है, जहां परिवहन मुश्किल है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन की एक रिपोर्ट के अनुसार पीएलए की कुछ यूनिटों ने 2021 में ही, यानी कि इस साल के जनवरी में ही, इस प्रकार के वाहनों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत और चीन के बीच 13वें राउंड की जो बातचीत हुई थी वो विफल रही। पीएलए की शिनजियांग मिलिट्री कमान ने इस बात का खुलासा किया है कि जिस सैन्य यूनिट में इन वाहनों को तैनात किया गया है वो एक उच्च ऊंचाई वाले बर्फीली सीमा क्षेत्र में स्थित है, जो बेहद ठंडा है और इस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी है और ये एक जटिल भूभाग है, जो कि आपूर्ति के वाहन सहित रसद समर्थन में काफी कठिनाइयों का कारण बनता है। कहा जा रहा है कि इस नए किस्म के वाहन को चीनी सैनिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया है, क्योंकि इसमें कैटरपिलर ट्रैक का उपयोग किया जाता है, जो कि धातु से नहीं बने होते हैं। चीनी सैन्य कमांड ने कहा कि ये ट्रैक मजबूत है, सड़क की सतहों को नुकसान नहीं पहुंचाते और गतिशीलता काफी अच्छी रखते हैं और भारी से भारी सामान उठा सकते हैं। इसके अलावा खराब मौसम की स्थिति में ये नए किस्म के वाहन उथली नदी के किनारे, रेगिस्तान, पहाड़ों और बर्फ के मैदानों में स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं और पठारी सैनिकों की आपूर्ति परिवहन के लिए एक विश्वसनीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। चीन ने अभी इस नए वाहन के नाम का खुलासा नहीं किया है। दोस्तों, ये भारत के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों है। चुनौती तो ये है कि पीएलए के सैनिकों को उसी की भाषा में जवाब देना है, और अवसर ये है कि ये जिस तरीके के इक्विपमेंट्स या वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर कि पहाड़ी क्षेत्रों में, उसी तरीके के वाहन हमें अपने सैनिकों को देने होंगे। भारत के द्वारा S-400 सैन्य मिसाइल खरीदने को लेकर 2 अमेरिकी सीनेटरों ने सहमति जताई है और इन अमेरिकी सीनेटरों ने जो बाइडेन को भारत पर लगे प्रतिबंधों में छूट देने को कहा है। इन सीनेटरों ने राष्ट्रपति बाइडेन से कहा है कि वो भारत के खिलाफ काटसा प्रतिबंध ना लगाए और इसके लिए भारत को छूट दे, क्योंकि इस साल S-400 भारत को मिलने वाला है। ऐसे में काटसा का जो प्रतिबंध है वो भारत पर मंडरा रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि अमेरिका के सीनेटर अब इसकी पैरवी करने लगे हैं, यानी कि भारत को काटसा के तहत छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हित में है। साथ ही उन्होंने जो बाइडेन को लिखा कि हम रूसी सैन्य हथियार खरीद के संबंध में आपकी परेशानी को बखूबी समझते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत को सैन्य हथियार खरीदने में छूट देना अमेरिका के हित में रहेगा और हम भारत के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़कर रूसी मिसाइल प्रणाली की खरीद के विकल्पों का फिर से समर्थन करते रहेंगे। हालांकि उन्होंने एक चीज और बताई कि भारत का लगातार रूस के साथ जो सैन्य व्यापार है, यानी कि जो सैन्य हार्डवेयर भारत खरीदता है, वो कम होता जा रहा है और ऐसे में ये अमेरिका के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। इसीलिए कई सारे ऐसे कारण हैं जिसके तहत अमेरिका को छूट देनी होगी भारत को S-400 के लिए। देखते हैं दोस्तों, 2 महीने में सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी जब दिसंबर में पहला S-400 भारत को मिलेगा। हालांकि प्रतिबंध लगाना अमेरिका के हित में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई सारी डिफेंस डील है जो अमेरिका के साथ भारत की हो रखी है, वो सारी खट्टाई में पड़ जाएगी और ऐसे में जो एक मोटा पैसा भारत की तरफ से हथियार खरीद के लिए उसे दिया जा रहा है, वो सारा फेल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अच्छी बात तो नहीं है कि हमें अमेरिका को पैसा देकर हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब आत्मनिर्भर यानी कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत स्वदेशी हथियार बनाने पर फोकस कर रहा है। अगर ये बात आज से हमने 40 साल पहले शुरू कर ली होती, हम नहीं बोलते 70 साल, लेकिन 40 साल पहले हमने ये शुरू कर लिया होता मेक इन इंडिया, तो आज
ना तो हमें ये काटसा की जिक्र करनी पड़ती और ना ही हमें रशिया के S-400 की। बहुत कुछ निर्भर करता है दोस्तों हमारी देश की राजनीति पर, लेकिन हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। फिर भी राजनीति का एक सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक और जो उसका सुरक्षा का क्षेत्र है उस पर। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।